सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम ऐसे टॉपिक को लेकर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को कंपाइल करके पढ़ेंगे, यानी इस दोनों के टॉपिक शामिल हैं। आज हम किन-किन टॉपिक को लेकर बात करेंगे, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोर्ट्स को यानी बंदरगाह, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, वनस्पति यानी वेजिटेशन, इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन, गवर्नर जनरल और गांधी युग। मुझे आपको बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ये टॉपिक अपने आप में कितने ज्यादा जरूरी है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट टॉपिक मैं नहीं मान सकता कि कुछ हो सकते हैं। और सबसे बेस्ट इस क्लास की खास बात यह है कि कम समय में सबसे बेस्ट कंटेंट देने का हमारा काम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। लेकिन आने वाले 20 से 25 मिनट अच्छे से सारी की सारी चीजों को रुक कर सुन लेना, तो आपको शायद पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसको लेकर, पोर्ट्स को लेकर। अगर मैं पोर्ट्स को लेकर बात करूं तो सबसे पहला पोर्ट जो आता है हमारे पास, इस पोर्ट का नाम है, यहां पर देखने को मिलता है, इस पोर्ट का नाम है हमारे पास कांडला पोर्ट। अगर मैं कांडला पोर्ट को लेकर बात करूं तो कांडला पोर्ट जो है ना, ये गुजरात में है। ये बड़े पोर्ट का एक एग्जांपल है। कांडला पोर्ट जो है इसे खुला सागरीय पोर्ट कहते हैं। जब हमारे पास कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया आजादी के बाद, तब हमें एक पोर्ट डेवलप करने की जरूरत पड़ी और वो जो पोर्ट डेवलप किया गया उसका नाम था कांडला पोर्ट। और इसी का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नया नाम है। नेक्स्ट जो पोर्ट आता है इसका नाम है हमारे पास मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर किसी पोर्ट से होता है तो वो मुंबई पोर्ट है। जब मुंबई पोर्ट पर दबाव बढ़ने लगा तब एक पोर्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम था मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही, नावा शेवा पोर्ट। नावा शेवा पोर्ट जो है ये भारत का कंटेनर पोर्ट कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा कंटेनर यहीं पर है, इसीलिए इसे कंटेनर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट का भी एग्जांपल है। इसके अलावा इसी का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो ये हुए मुंबई और नावा शेवा पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मुर्मुगुआ पोर्ट। मुर्मुगुआ पोर्ट जो है भारत के गोवा स्टेट में है। गोवा का एकमात्र बड़ा पोर्ट है मुर्मुगुआ पोर्ट। उसके बाद आता है हमारे पास न्यू मंगलूर पोर्ट। न्यू मंगलूर पोर्ट कर्नाटका में देखने को मिलता है और इसे कहते हैं कॉफी पोर्ट, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात अगर किसी पोर्ट से होता है तो उसका नाम है न्यू मंगलूर पोर्ट, जो कि कर्नाटका का है। इसीलिए इसे कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट केरला में देखने को मिलता है। और कोच्चि पोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो केरल का एक फेमस पोर्ट है। भारत में जितने भी मसाले होते हैं उनका अधिकतर निर्यात जो है इसी पोर्ट से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, भारत का मसाला पोर्ट। अंग्रेजों के समय सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी पोर्ट से होता था वो था कोच्चि पोर्ट, इसीलिए इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, कोच्चि पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट जो आता है इसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट एकमात्र भारत में नदीय पोर्ट का एग्जांपल है, यानी किसी नदी पर है जिसका नाम है हुगली रिवर। इसको लेकर बात करें तो ये हमारे पास वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसी का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और ये भारत के बड़े पोर्टों में शामिल है। बहुत ज्यादा व्यापार, अगर मैं बात करूं बंगाल का सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी पोर्ट से होता है तो वो हमारे पास है कोलकाता पोर्ट। क्लियर है? नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का बड़ा पोर्ट, एकमात्र नदीय पोर्ट जो कि हुगली नदी पर है। जब इस पोर्ट पर दबाव बढ़ने लगा तब एक पोर्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम था हल्दिया पोर्ट। और हल्दिया पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है। इससे सबसे ज्यादा निर्यात अगर किसी चीज का होता है तो वो है जूट, इसीलिए इस पोर्ट को कहते हैं जूट पोर्ट ऑफ इंडिया। किसको? वो है हमारे पास हल्दिया पोर्ट, जूट पोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पोर्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। आपको पता है उड़ीसा से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारा का सारा पार्ट लगा हुआ और ये पेटी बड़ी खनिजों के लिए बड़ी फेमस है। इनके पास कोई पोर्ट है नहीं, तो इतने जितने भी ये स्टेट है जिनके पास खनिज है, इन सभी खनिजों का निर्यात जो है ये पारादीप पोर्ट से किया जाता है। इसीलिए पारादीप पोर्ट जो है खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे अमीर पोर्ट में काउंट होता है। इसका नाम है पारादीप पोर्ट। क्लियर है? जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट पोर्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है और विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे गहरे पोर्ट का एग्जांपल है और देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 3 पोर्ट आते हैं हमारे पास तमिलनाडु में, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन। चेन्नई पोर्ट जो है वो ईस्टर्न घाट का सबसे पुराना पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट।
कौन सा? चेन्नई पोर्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं एन्नोर पोर्ट को लेकर, इसी का नया नाम है हमारे पास के कामराज पोर्ट, और इस सबसे ज्यादा कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है के कामराज पोर्ट यानी एन्नोर पोर्ट। उसके बाद आता है तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट को मोती पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा तूतीकोरिन पोर्ट का नया नाम है पी चिदम्बरम पोर्ट। और सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी से होता है कहां पर? ईस्ट वाले पार्ट में, श्रीलंका वगैरह में, तो वो तूतीकोरिन पोर्ट ही है तमिलनाडु का। क्लियर है? तो ये बड़े पोर्ट हमारे पास हुए कंप्लीट। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ते हैं, जलप्रपातों को लेकर बात करते हैं, वाटरफॉल को लेकर बात करते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आइए वाटरफॉल। वाटरफॉल में सबसे पहले हमारे पास राजस्थान में आता है। देखिएगा वाटरफॉल को एक तो पूछता है जगह, दूसरा पूछता है नदी, बस ये। अगर मैं बात करूं वाटरफॉल को लेकर तो चूलिया वाटरफॉल राजस्थान में चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश के 3 फेमस वाटरफॉल है, चचई वाटरफॉल जो कि बीहड़ नदी पर है, धुआंधार वाटरफॉल जो कि एमपी में नर्मदा नदी पर है, और कपिलधारा जलप्रपात ये भी एमपी में नर्मदा नदी पर ही है। धुआंधार वाटरफॉल जो है इसको लेकर पूछता है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के भेड़ा घाट के पास संगमरमर की चट्टानों से गिरता है, इसलिए सफेद सफेद दिखाई देता है, इसी को कहते हैं धुआंधार, इसी को कहते हैं धुआंधार वाटरफॉल। क्लियर है? तो ये हुए हमारे पास एमपी और राजस्थान के। उसके बाद आप जब नेक्स्ट नीचे की ओर आओगे तो आपको नीचे वाले पार्ट में कुछ हमारे पास वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। जैसे एक आता है जोग वाटरफॉल, या फिर इसी को कहते हैं गढ़सोप्पा, या फिर इसी को कहते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल, जो कि हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में। और ये भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि सीधा गिरता है ना, इस तरीके से सीधा गिरता है, सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये सारावती नदी पर कर्नाटका में है। किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। उसके बाद आता है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये भारत का सबसे ऊंचा, या फिर भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीनुमा गिरने वाला, इस तरीके से गिरने वाला सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि हमें देखने को मिलता है किस नदी पर? वाराही नदी पर है। किस नदी पर? वाराही नदी पर है। कर्नाटका में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल, जिसकी हाइट 93 मीटर है, और यह जो है हमारे कावेरी नदी पर कर्नाटका में देखने को मिलता है शिव समुद्रम, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास पायकारा वाटरफॉल। पायकारा वाटरफॉल पायकारा नदी पर तमिलनाडु में है पायकारा वाटरफॉल। होंगी नक्कल वाटरफॉल कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, कावेरी नदी पर है होंगे नक्कल वाटरफॉल। उसके बाद आता है मीरकुट्टी। मीरकुट्टी कहां पर है? मीरकुट्टी हमें केरल में देखने को मिलता है, मीरकुट्टी वाटरफॉल कहां पर? केरला में है मीरकुट्टी वाटरफॉल। नेक्स्ट आगे की ओर जब आप आएंगे तो आपको और भी वाटरफॉल दिखेंगे जब आप यहां पर आओगे। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र में आता है अंबोली वाटरफॉल, और जो कि महाराष्ट्र में है हिरण्यकेशी नदी पर है। किस नदी पर है? हिरण्यकेशी नदी पर है। इसके अलावा आता है एक चित्रकूट वाटरफॉल। अगर मैं चित्रकूट वाटरफॉल को लेकर बात करूं, ये रहा चित्रकूट वाटरफॉल, इसे कहते हैं भारत का नियाग्रा वाटरफॉल। और किस नदी पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक रिवर है, उसी पर हमें चित्रकूट वाटरफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड में सोनरेखा नदी पर हुंड्रू वाटरफॉल है, जो कि बहुत फेमस है, किसको लेकर? छोटा नागपुर पठार का फेमस वाटरफॉल है। उसके बाद आता है वराही पानी, जो कि उड़ीसा में वधुबालगंगा नदी पर है। किस पर? वधुबालगंगा नदी पर है वराही पानी। तो ये हुए हमारे पास कंप्लीट वाटरफॉल। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास वनस्पति यानी वेजिटेशन। वनस्पति को लेकर बात करें तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं? एक तो वनस्पति के एग्जाम्पल, क्षेत्र, और कहां कहां कैसे कैसे फेमस है उन चीजों को लेकर। जैसे स्टार्ट करें वनस्पति को पढ़ना, तो सबसे पहले हम भारत की वनस्पति को बांटते हैं तो 5 भागों में पड़ती है। सदाबहार बनाते हैं, पर्णपाती बनाते हैं, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव बनाते हैं। ये 5 प्रकार की हमारे पास वनस्पति है। जैसे मैं सबसे पहले हरा जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं सदाबहार वन, बीच वाले भाग को कहते हैं पर्णपाती वन, ये जो येलो पार्ट है इसे कहते हैं मरुस्थलीय वन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं पर्वतीय वन, है ना। तटों पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ये तट वाला ब्लैक वाला जो स्पॉट है इसे कहते हैं मैंग्रोव वन। अब एक एक को समझते हैं डिटेल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं बात करूं किसको लेकर, जैसे मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले हमारे पास आते हैं सदाबहार वन। देखो सदाबहार वन वहां पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो रही हो। अब 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होगी तो लगातार बारिश होने के कारण, है ना, इनमें पानी की अधिकता होगी और ये अपने अंदर से पानी निकालने की कोशिश करेंगे। तो पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो अपने पत्तों को चौड़ा करेंगे ताकि प्रकाश पड़े और पानी बाहर निकले, तो इनके पत्ते चौड़े होते हैं। जब लगातार बारिश होती है तो पेड़ जो है धूप लेने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं और एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है पेड़ों में ऊपर भागने का, इसीलिए सदाबहार वन ऊंचे होते हैं, है ना, ऊंचाई पर होते हैं। सदाबहार वन जो है भारत में अधिकतर वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं। कहां पर? वेस्टर्न घाट। इसके अलावा ये कोरोमंडल के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है महोगनी, रोजवुड, बांस, रबड़ और सफेदा, इसके एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला आता है हमारे पास, इनका नाम है हमारे पास पर्णपाती वन।
पर्णपाती वनों को लेकर बात करें, दो भागों में पर्णपाती वनों को बांटा जाता है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वो होते हैं जहां पर 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो, और शुष्क पर्णपाती वन वो होते हैं जहां पर 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर बारिश हो। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल है साल, शीशम, सागौन, साखू, आम, आंवला, नीम और बरगद, इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, पर्णपाती वन क्या होते हैं? ये मानसून पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही मानसून आता है हरे भरे रहते हैं, और मानसून चला जाता है तो गर्मी के कारण अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि इनसे पानी बाहर ना निकले, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई सा है वनों का तो वो पर्णपाती वन है। जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है सबसे बड़ा पार्ट पर्णपाती वनों का है। क्लियर है। नेक्स्ट जो वन आते हैं हमारे पास, इनका नाम है मरुस्थलीय वन। जहां पर हमारे पास 70 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर हमारे पास मरुस्थलीय वन पाई जाती है। क्योंकि यहां पर बारिश बहुत कम होती है तो जो पत्तियां होती हैं उनसे पानी बाहर ना निकले, वो पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं कांटों में। तो आपसे पूछता पत्तियां किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मरुस्थलीय वनों की पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि इन पर प्रकाश कम पड़ेगा, एरिया कम होगा और इनसे पानी कम निकलेगा। इसीलिए यहां पर कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं। इनका मुख्य रूप से विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, और सबसे बड़ा पार्ट इसका राजस्थान में देखने को मिलता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है नागफनी, बेर, कीकड़, कटीली झाड़ियां और खजूर, इसके एग्जाम्पल है किसके? मरुस्थलीय वनों के। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैग्रोव वन। मैग्रोव वन जो है ये समुद्र के पास पाए जाते हैं, समुद्र के तट वाले पार्ट में पाए जाते हैं, और ये झाड़ी नुमा होते हैं, इड़झे हुए होते हैं, और जब सुनामी वगैरह आती है तो ये उनको सोख जाते हैं और ये हमें बचाते हैं सुनामी से होने वाली हानि से। ठीक है ना। क्योंकि समुद्र के तट पर पाए जाते हैं इसलिए खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका एक फेमस वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, और इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर पूरे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जो डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, सुंदरवन की डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरी वृक्ष, जो कि मैग्रोव वनों का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है। उसके बाद जो वन आते हैं हमारे पास, इनका नाम है हमारे पास पर्वतीय वन। अगर मैं पर्वतीय वनों को लेकर बात करूं आपसे, किसको लेकर? पर्वतीय वनों को लेकर मैं बात करूं तो पर्वतीय वन जो है ये हिमालय पर्वत के साथ साथ पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत के साथ साथ जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, इसलिए शंकुआकार अधिकतर वन होते हैं। यहाँ पर घास वगैरह ज्यादा पाई जाती है, काई ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि लगातार बारिश और ठंड के कारण। ठीक है। तो यहाँ के जो एग्जाम्पल है इन वनों के वो है चीड़, देवदार, स्प्रूस, घास, काई, लिचेन और टुंड्रा। ये इसके एग्जाम्पल है किसके? पर्वतीय वनों के। क्लियर है। किसके एग्जाम्पल है? पर्वतीय वनों के एग्जाम्पल है। ठीक है। ये हमारे पास हुआ कंप्लीट वनों का वाला पार्ट। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है हमारे पास वाटरवे। वाटरवे में सबसे पहला वाटरवे जो आता है हमारे पास, कहां गया? चलिएगा, सबसे पहला वाटरवे मैं आपको बता देता हूं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं छूटेगा, परेशान मत हो। सबसे पहला वाटरफॉल में सॉरी सबसे पहला वाटरवे मैं आपको बताता हूं खुद ड्रॉ करके। सबसे पहला वाटरवे आता है हमारे पास, इसका नाम है NW1। कौन सा? NW1। जब आप यहां पर आओगे तो एक हमें स्टेट दिखाई देते हैं, ये वाले। सबसे पहला स्टेट दिखाई देता है ये, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये रहा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है बिहार। इसके अलावा एक आता है झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड। ये रहा झारखंड। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। ये रहा पश्चिम बंगाल। हमारे पास एक वाटरवे है, यानी जलमार्ग है NW1। NW1 जो स्टार्ट होता है कहां से? NW1 स्टार्ट होता है प्रयागराज की, है ना, और प्रयागराज के बाद ये बिहार, झारखंड से होता हुआ जाकर हल्दिया पर खत्म होता है। यानी ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को हल्दिया वेस्ट बंगाल से जोड़ता है। ये गंगा नदी पर देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से गुजरता है। इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, और 1620 किलोमीटर के साथ ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। इसका नाम है NW1। क्या नाम है? NW1, जो कि गंगा नदी पर देखने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसका नाम है NW2। NW2 को लेकर अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, यहां पर आइएगा NW2। NW2 जो है ना, ये धुबरी को सदिया से जोड़ने का काम करता है NW2। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 1988 में बनकर तैयार हुआ, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और असम में देखने को मिलता है। कहां पर? असम में है, जो कि धुबरी को सदिया से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 1988 में बना, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका नाम है NW2।
है ना, NW2। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसका नाम है NW3, नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 3 को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये जोड़ता है कोल्लम को कोट्टापुरम से, केरल में है, जो कि कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। और ये बनकर तैयार हुआ 1993 में। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये तटीय नहर, पश्चिमी तटीय नहर और उद्योग मंडल नहर पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे, कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है, केरल में है, 1993 में बना, 205 किलोमीटर लंबाई है, जो कि पश्चिमी तटीय नहर और उद्योग मंडल नहर पर देखने को मिलता है। उसके बाद आता हमारे पास NW4, है ना, NW4। NW4 को लेकर मैं बात करूं तो ये रहा। NW4 जो है ना, ये जोड़ने का काम करता है काकीनाडा को पांडुचेरी से। काकीनाडा को, है ना, पांडुचेरी से जोड़ता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है काकीनाडा। इसके अलावा तेलंगाना में भी इसका हल्का सा पार्ट है। तो बेसिकली जोड़ता है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को तमिलनाडु में पड़ने वाले पांडुचेरी से जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है NW4। ठीक है? इसके अलावा ये 3 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यह बकिंगम नहर, कृष्णा और गोदावरी नदियों पर देखने को मिलता है। 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2008 में इसे नेशनल वाटरवे का दर्जा दिया गया। रिपीट करूं, 3 स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। काकीनाडा को पुडुचेरी से जोड़ता है। 2008 में NW का दर्जा दिया गया। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है, जो कि कृष्णा, गोदावरी और बकिंगम नहर पर देखने को मिलता है। क्लियर है? ये था NW4। क्लियर है? अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। ये हमारे पास हुआ ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, ज्योग्राफी वाला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करा दिए, जिसमें मैंने आपको वेजिटेशन कंप्लीट करा दिया, वाटरफॉल कंप्लीट करा दिया, NW कंप्लीट करा दिया, पोर्ट कंप्लीट करा दिए। अब हम बढ़ते हैं किसको लेकर? अब हम बढ़ते हैं गवर्नर जनरल को लेकर। देखिएगा, गवर्नर जनरल में सबसे पहले आता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को लेकर मैं बात करूं, रॉबर्ट क्लाइव को लेकर, तो ये 2 बार रहा गवर्नर। 1757 से लेकर 1760 पहली बार, 1765 से लेकर 1767 तक दूसरी बार, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव, है ना, पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसको लेकर और भी खास बातें हैं। क्या है? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो किसके द्वारा कराई गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही कराई गई थी, जो 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इसी ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया। केवल बंगाल में द्वैध शासन लगाने का काम रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है हेनरी वेंसीटार्ट। हेनरी वेंसीटार्ट के समय पर 1764 का कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। वेंसीटार्ट के समय पर बक्सर का युद्ध होता है, वेंसीटार्ट के समय पर 1764 में, हेनरी वेंसीटार्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर के समय पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है। कार्टियर के समय पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, ये क्रम रहा था ना। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को लेकर। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग, है ना। इन्हीं के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अच्छा, बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा था ये, अंतिम गवर्नर। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, है ना। तो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का कौन? वो था हमारे पास हेस्टिंग, है ना। तो आप याद रखेंगे, हेस्टिंग जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इसी वजह से जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वो थे हेस्टिंग, और पहले गवर्नर जनरल जो थे वो भी हेस्टिंग थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों पढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन समाप्ति इनके द्वारा की गई। ठीक, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके अलावा 1781 में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसे की स्थापना की। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा 1782 में जोनाथ डंकन की सहायता से, है ना, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। इसके संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में जोनाथन डंकन के सहयोग से। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं के समय पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इन्हीं के समय पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिला, जिसमें सालाबाई की संधि हुई थी, है ना, 1782 में, इन्हीं के समय पर देखने को मिला। उसके बाद आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को लेकर बात करें, पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को, है ना। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सेवा की नींव डाली, लेकिन उसको स्थायी रूप देने का काम, वर्तमान काम देने का काम, जो वर्तमान मॉडल है वो देने का काम किया था कॉर्नवालिस ने,
है ना, प्रशासनिक सेवा को। इसलिए प्रशासनिक सेवा का जनक जो है कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्टार्टिंग जो है इसी के द्वारा की गई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त, है ना। इसके अलावा इसी के समय पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया कॉर्नवालिस के समय पर 1790 से लेकर 1792 में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। उसके बाद आता वेलेजली। वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है, वेलेजली को, है ना। सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? वेलेजली को माना जाता है सहायक संधि का जनक। ठीक है। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो था हैदराबाद। जिसने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया वो तो कौन था? वो था हैदराबाद, है ना। कलकत्ता में नागरिक सेवा में जो भर्ती होते थे लोग, उनकी ट्रेनिंग के लिए इसने एक चीज की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। यहां पर क्या होती थी? यहां पर सिविल सेवा में जो लगते थे उनके लिए ट्रेनिंग होती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसकी स्थापना भी किसने की थी? वेलेजली ने की थी। इसी को कहा जाता है बंगाल का शेर। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बंगाल का शेर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इसीलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था बेंटिक। कौन था? बेंटिक था। क्लियर है? बेंटिक ने, है ना, बेंटिक ने राजा राममोहन राय के साथ 1829 में सती प्रथा पर अंत लगाया था। बेंटिक, इसी के द्वारा अंत लगाया गया था बेंटिक के द्वारा। सामाजिक सुधार क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति जो है इसी के कार्यकाल में हुई। ठीक है ना। और इसी के द्वारा इसके समय पर ठगी प्रथा देश में विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसी की समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमन के सहयोग से, है ना, तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। तो आपसे पूछेगा ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से? कर्नल स्लीमन के सहयोग से किया गया था। कब किया गया था? 1830 में किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इसी ने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। बेंटिक ने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? बेंटिक ने बनाया था। उसके बाद आता मेंटकॉफ। मेंटकॉफ को लेकर बड़ा तगड़ा फैक्ट बनता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेंटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेंटकॉफ को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑकलैंड, जो आप देखते हैं ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय पर हुआ था। और जो ये है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता था, इसका निर्माण भी किसके समय पर हुआ था? ऑकलैंड के समय पर हुआ था। उसके बाद आता है एलनबरो। एलनबरो को लेकर केवल एक पॉइंट है, इसने दास प्रथा का अंत किया था। एलनबरो ने किसका दास प्रथा का अंत? एलनबरो ने किया था। डलहौजी, डलहौजी को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके समय पर ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के समय पर हुआ, क्योंकि ये हड़प नीति लेकर आया था, है ना। इसे रेलवे का जनक कहा जाता है, डाक सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। प्रथम रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। इसके अलावा शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी के द्वारा 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया। तो आपसे पूछेगा शिक्षा, वुड डिस्पैच किससे रिलेट करता है? शिक्षा से। 1854 में आया, बेंटिक के समय पर आया शिक्षा में सुधार के लिए। इसी के समय पर प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और इसके समय पर सर्वाधिक विस्तार हुआ क्योंकि हड़प नीति लेकर आया था। ठीक है ना। तो 1854 में इसी के द्वारा नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो डाक सेवा का जनक भी इसे माना जाता है ना। इसी ने शिमला को शीतकालीन राजधानी बनाया भारत की। ठीक है। इसी के समय पर व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत आया, यानी हड़प नीति जिसे कहते हैं, हड़प नीति यही लेकर आया था। नेक्स्ट, डलहौजी को लेकर बात करें, कब कौन सा इसने हड़पा? तो आप याद रखेंगे सतारा को 1848 में। इसके अलावा जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में, अवध को 1856 में, है ना। अवध को कब? अवध को 1856 में इसके द्वारा क्या किया गया? हड़पा गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, उसके बाद आता कैनिंग। हुआ क्या? 1857 का वॉर हुआ और 1857 के वॉर के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉयसराय कहा जाने लगा। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉयसराय कहा जाता है। इसी के समय पर 1857 की क्रांति हुई और इसी के समय पर 1856 में स्टार्ट हुआ विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना। 1857 की क्रांति, 1856 में विधवा पुनर्विवाह, और ये भारत का पहला वॉयसराय भी था। कौन? कैनिंग। नेक्स्ट आते हैं अगला, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में इसी के समय पर हाईकोर्ट की स्थापना होती है ना। इसके द्वारा हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया जो डलहौजी ने चलाया। उसके बाद आता है मेयो। मेयो जो था ना, इसके समय पर नियमित जनगणना नहीं, सबसे पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय पर हुई और ये अंडमान निकोबार में मारा गया। भारत में काम करते हुए एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी डेथ हुई वो था मेयो। कौन था? वो था मेयो, है ना। 1872 में इसी के द्वारा मेयो कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। कहां पर? अजमेर में।
नेक्स्ट, इसी के द्वारा 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में यही व्यक्ति जो है अंडमान निकोबार में अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जो कि पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या जो है उसके कार्यकाल में हुई। उसके बाद आता है लिटन। लिटन को लेकर बात करें तो समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय पर आया था 1878 में, जिसमें सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो इंग्लिश में नहीं छपते थे, हिंदी में छपते थे, है ना। कौन था? वो था लिटन था। ठीक, 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत अगर कोई अपने पास शस्त्र रखता है तो अंग्रेजों के द्वारा उससे पहले लाइसेंस लेना होगा, तब वो शस्त्र रख सकता है। तो 1878 का शस्त्र अधिनियम भी किसके समय पर आया था? वो भी लिटन के समय पर आया था। फिर आता है रिपन। 1881 की नियमित जनगणना की स्टार्टिंग रिपन के समय पर होती है। 1881 की नियमित जनगणना, है ना। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसके समय पर आया था। 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया जो कि लिटन ने शुरू किया था, और इसी के समय पर 1883 में इल्बर्ट बिल आया जिसके कारण इसने इस्तीफा दे दिया था। उसका बाद आता है डफरिन। डफरिन के समय पर ही 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के समय पर। उसके बाद आता है कर्जन। कर्जन के समय पर ही बंगाल विभाजन हुआ, और कर्जन के समय पर ही 1904 में क्या हुआ? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, और इसी के समय 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट आता है मिंटो। मिंटो के समय पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल में बट गई थी कांग्रेस। अगर बात करें हार्डिंग के लेकर, तो हार्डिंग के समय पर ही 1911 में दिल्ली दरबार लगा, और 1911 में ही इसी के समय पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था हार्डिंग के समय पर। ठीक है ना। 1914 में इसी के समय पर प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हुई थी हार्डिंग के समय पर। उसके बाद आता है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के समय पर 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ। 1917 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन। 1919 का हमारे पास क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 का रोलेक्ट एक्ट, और 1920 का असहयोग आंदोलन। सारे के सारे किसके समय पर हुए? चेम्सफोर्ड के समय पर हुए, असहयोग आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट भी। ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग। जो हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी, जो हमारे पास क्या था? जो हमारे पास चोरी चोरा हत्याकांड था, जो कि असहयोग आंदोलन के समय पर हुआ था 1922 में, वो रीडिंग के समय पर हुआ था। किसके समय? रीडिंग के समय। उसके बाद आता है इरविन। गांधी इरविन समझौता इरविन के समय पर हुआ था, और इरविन के समय पर ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, है ना। तो गांधी इरविन समझौता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, साथ के साथ इसके अलावा इसी के समय पर क्या आया था? इसी के समय पर जो है साइमन कमीशन भारत आया था महात्मा गांधी का। इसके अलावा पहला गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बात करें हम किसको लेकर? वेलिंगटन। वेलिंगटन के समय पर सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुए, और गांधी के साथ अंबेडकर समझौता, जिसे पूना समझौता कहते हैं, इसी के समय पर हुआ। तो सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन और गांधी और अंबेडकर समझौता, पूना समझौता हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास इसी के समय पर, ये जो था हमारे पास वेलिंगटन, इसी के समय पर भारत शासन अधिनियम 1935 भी आया था। लिनलिथिगो जो था, है ना, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा। प्रथम आम चुनाव जो 1937 में हुए थे, ये भी लिनलिथिगो के समय पर हुए थे। 1940 में जो हमारे पास अगस्त प्रस्ताव आया, इसी के समय आया, और 1942 का क्रिप्स मिशन भी किसके समय पर आया था? लिनलिथिगो के समय पर आया था। नेक्स्ट आता माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता माउंटबेटन को। ठीक है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ, तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? वो था माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी जो है ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा अंतिम गवर्नर जनरल भी कहे जाते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना। ये हम गवर्नर जनरल होते हैं कंप्लीट। ठीक है। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे, ये जो मैंने आपको सारा का सारा चीज बता दिया था, है ना, कैसे कौन बना था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताता चला था। चलिएगा, अब बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस की स्थापना 1885 में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में होती है, एओ ह्यूम की सहायता से। ठीक है ना, एओ ह्यूम की सहायता से। और इस समय पर गवर्नर जनरल था डफरिन। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका नाम किया दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। डफरिन इस समय पर गवर्नर जनरल था। मुंबई के जो हमारे पास था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, है ना, एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ कथन है, जैसे डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्थान। फिरोज शाह मेहता ने किया था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये कथन किसके हैं? इसके अलावा अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्थान है। ये कुछ कथन है किसको लेकर? कांग्रेस को लेकर। अब कुछ अधिवेशनों को लेकर बात करते हैं। जैसे 1885 का जो अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। फिर हुआ था 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी थे, और
उसके बाद हुआ था 1887 में मद्रास में, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जो कि प्रथम मुस्लिम थे। उसके बाद होता है 1888 में जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है, जॉर्ज यूले के समय पर ये प्रथम कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 1896 का, उसमें कलकत्ता में हुआ था और रहमतुल्लाह सामानी ने इसमें क्या की थी, अध्यक्षता की थी और पहली बार वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1905 का हुआ था वाराणसी में, ये इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और इसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया, बंग भंग आंदोलन का समर्थन। 1906 में हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसमें किया गया था। नेक्स्ट आता हमारे पास 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने और कांग्रेस का विभाजन इसमें हो गया था गरम दल और नरम दल में। उसके बाद आता 1911 का कलकत्ता में हुआ था, विशंबर नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था जनगण मन। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हुआ गया था, समझौता हुआ था। 1917 में हुआ था कलकत्ता में एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 1920 का हुआ था नागपुर में, वीर राघवाचारी ने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 1924 में बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का कानपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद आता 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। 1937 का आता है फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, पहली बार किसी गांव में इसका क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1947 का हुआ था मेरठ में जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, स्वतंत्रता के समय पर होने वाले कांग्रेस का अधिवेशन। क्लियर है, तो ये हुए कंप्लीट कांग्रेस के अधिवेशन। अब बात करते हैं गांधी युग को लेकर, किसको लेकर बात करते हैं, गांधी युग को लेकर। चलिएगा, अगर अभी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना धपाक से। ठीक है, इतने कम समय में इतना बेहतरीन कंटेंट कोई नहीं दे सकता जो मैं दे रहा हूं, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। गांधी युग को लेकर बात करें, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था और कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, 1869 को हुआ था। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पिता इनके करमचंद गांधी थे, माता इनकी पुतलीबाई थी, पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट 1915 में अफ्रीका में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी जो कि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखेंगे, गुजरात में। इसके अलावा 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हुए, है ना। कब, 1917 में गांधी जी का आंदोलन शुरू होते हैं। सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में था जो कि नील की खेती को लेकर था। दूसरा इन्होंने गुजरात में खेड़ा में किया था जो कि टैक्स बढ़ा दिया गया था खेती पर। तीसरा आंदोलन इनके द्वारा किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में। उसके बाद 1919 में जो है ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया जिसके कारण जो है इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, है ना, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। आप सभी को पता है इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। इस समय पर जो गवर्नर जनरल था वो था चेम्सफोर्ड, मैंने अभी आपको बताया भी था। नेक्स्ट, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी, लेकिन 5 जनवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड होने के कारण ये आंदोलन बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, जिससे गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1923 में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है प्रयागराज में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और जिसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई स्वराज पार्टी की। 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना काकोरी ट्रेन एक्शन पर रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान ने लूट लिया, जिसे काकोरी हत्याकांड कहते हैं। 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 1927 की बात है, भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, है ना। किसकी, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था साइमन कमीशन ने, है ना। साइमन कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई, जिसके कारण लाला लाजपत राय मारे गए थे। ठीक है, 1930 में क्या होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक दांडी मार्च निकाला था,
ठीक है, ये याद रखेंगे, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 पर जाकर खत्म हुआ था, जहां पर कानून तोड़ा, नमक कानून, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। गोलमेज सम्मेलन 1930 में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें भारतीय संविधान का लगभग 40% भाग पूरा हुआ। 1930-35 की बात है। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, भारत से अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। 1946 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश बना दिए गए। क्या गए? दोनों अलग देश बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान की रेखा जो है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन को लेकर बात करें, 1917 का चंपारण, 1918 का खेड़ा और 1918 का ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में इन्हीं का योगदान था। खिलाफत आंदोलन 1920 में भी इनका योगदान था। असहयोग आंदोलन 1920 में इनका योगदान था, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। नमक सत्याग्रह इनके द्वारा चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी इनके द्वारा चलाया गया था। क्लियर है? तो ये हुए हमारे पास सारे के सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। देखो एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम पे जो है ना मेरे भाई और बहन, इसी तरीके से रिवीजन होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना। अब आप ये कहोगे बहुत स्पीड के साथ पढ़ाया, ये टाइम ही ऐसा है, इसमें तो बहुत कम स्पीड है और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो मैंने आपको पोर्ट्स भी करा दिए, वाटरफॉल भी करा दी, नेशनल वाटरवे भी करा दी, वनस्पति भी करा दी, कांग्रेस भी करा दिया, गवर्नर जनरल भी करा दी, गांधी युग भी करा दिया, और समय हुआ है 35 मिनट। अब मुझे प्यारी सी कमेंट के साथ बताओगे क्या इससे बेस्ट कुछ हो सकता था? 8 चैप्टर का रिवीजन इससे कम समय में कभी नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूं इसके लिए कम से कम आपको 15 से 16 घंटे देने पड़ते अगर नॉर्मली आप कहीं से पढ़ते। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है इस क्लास को आप लाइक भी करोगे, वीडियो को शेयर भी करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़कर जाओगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी बेहतरीन कंटेंट, इसी जुनून के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिएगा।